हुई अस्कोट अराकोट यात्रा 5वीं यात्रा थी और यह अभियान का 50वां साल भी है। तो शुरू करते हैं अस्कोट अराकोट अभियान कल, आज और कल की बातचीत। अस्कोट अराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अस्कोट अराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अपने गाँव को हम जाने, अपने गाँव को हम जाने, अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने, अपने लोगों को पहचाने। अपनी जड़ों की ओर चले हम, अपनी जड़ों की ओर चले हम, अपनी माटी को भी बखाने, अपनी माटी को भी बखाने। अस्कोट अराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अस्कोट अराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो बैठे हैं अस्कोट आराकोट अभियान से श्री चंदन सिंह डांगी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। श्री हर्ष काफर जी हमारे बीच है, युवा कवि, और उमेश पंत जी लेखक, यात्रा वृत्तांत वगैरह आप बहुत बढ़िया लिखते हैं और आप भी अस्कोट आराकोट अभियान के यात्री हैं। और गुंजिता पंत हमारे बीच पहुंच चुकी है, एक युवा यात्री जिन्होंने अस्कोट आराकोट अभियान की इस बार की यात्रा इन्होंने भी की। तो जोरदार तालियां हो जाए इन सभी साहसी यात्रियों के लिए। एक बेहतर उत्तराखंड की समझ के लिए यात्रा हुई थी। आगे मैं अलका कौशिक जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच इस सत्र की शुरुआत करें। नमस्कार, आप सभी उपस्थित सज्जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी जो गीत सुना जिसने आप सबको, हम सबको फिर से ऊर्जा से भर दिया, उसकी एक छोटी सी जानकारी आपको देती हूँ। आपने देखा होगा जब युद्ध में हमारी सेनाएं जाती हैं तो वॉर क्राइज होती है। इसी तरह से जितने भी जन आंदोलन होते हैं उसकी तर्ज पर अस्कोट अराकोट यात्रा एक जन यात्रा है, एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक अभियान है। उसमें हम यात्रियों को, हम जो सहभाग करते हैं उसमें उन्हें, और जो देखते हैं या जिन जगहों से हम गुजरते हैं उन सभी लोगों को ऊर्जा से भरने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए इस गीत की रचना इस यात्रा के संस्थापक सदस्य डॉक्टर शेखर पाठक और उनके साथ अन्य यात्रियों, जिसमें प्रमुख हैं कमल जोशी जी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, और गोविंद पंत राजू जी, इन्होंने मिलकर पूरे एक दशक तक 1984 से अगली यात्रा जब 1994 में हुई, इन 10 वर्षों के दौरान अलग अलग रहकर अलग अलग हिस्सों में, किश्तों में इस गीत की रचना की। और ये गीत आज अस्कोट अराकोट यात्रा का एक ध्येय वाक्य बन चुका है, ध्येय गीत बन चुका है। तो जिस यात्रा का आधार इतना उत्साह भरने वाला गीत हो, वो यात्रा कैसी होगी, आज हम उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। उत्तराखंड के विषम विविध भूगोल को समझने की ये यात्रा है, लोगों के रहन सहन को करीब से जानने की यात्रा है। और जब पुरानी बसासतों से गुजरते हैं तो हम अपने पुराने आर्किटेक्चर को समझते हैं, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को जानते हैं। लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये यात्रा टाइम पास कतई नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि इतने नदी नाले, दर्रे, पहाड़, पर्वत, झरने, झील पार किए हैं तो शायद इसमें ट्रैकिंग होती है, हाइकिंग होती है, ये सब इन्वॉल्व होता है, लेकिन अपने आप में ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं होता। इसका ग्लैमर कोशेंट नील है। जिस यात्रा के साथ कोई ग्लैमर नहीं जुड़ा, इंस्टाग्रामेबल भी नहीं है ये यात्रा, उसके बावजूद इस यात्रा से 20 बरस की गुंजिता पंत जैसी कॉलेज गर्ल क्यों जुड़ जाती है, ये सवाल पूछने के लिए गुंजिता आज हमारे बीच, उनको हमने बुलाया है। मैंने कर्मी बागेश्वर में यात्रा ज्वाइन करी और उसके बाद 7 से 8 दिन की यात्रा करके फिर मैंने रेस्ट लिया था, और बाद में जो करी थी कुल मिलाकर के 28 दिन की यात्रा मैंने करी है। मेरा मेन इंटरेस्ट ये था कि मुझे पहाड़ में महिलाओं की स्थिति और पलायन का उन पे क्या असर पड़ता है, उसकी तरफ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसीलिए मैंने यात्रा ज्वाइन करी थी। उसके अलावा मैं बहुत क्लूलेस थी यात्रा को लेकर के कि जा रहे, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैंने यात्रा के बारे में जितना पढ़ा भी था वो भी बहुत ही कम था बाकी लोगों के, जब हम बाकी लोगों से कंपेयर करके उसको देखते हैं तो। लेकिन यात्रा में जुड़ने के बाद ही मैं समझ पाई कि ये यात्रा जो मैं सोचती थी वैसी नहीं, ये तो कुछ बहुत ही अलग चीज़ है।
ये सवाल मैंने 2014 में डॉक्टर शेखर पाठक से पूछा था। उस वक्त मैंने पहली बार इस यात्रा के बारे में जाना था और मुझे जानकर हैरानी हुई कि मुझे पता चला कि आप इस यात्रा में कहीं से भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था उस वक्त, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि आपको अपनी जेब में पैसा लेकर नहीं चलना है। बस आप अपने घर से यात्रा मार्ग में जहाँ कहीं भी यात्रियों को पाएँ उनके साथ जुड़ जाएं। बाकायदा यात्रा का एक रूट होता है, और उसके बाद आपको पैसे भी नहीं खर्च करने हैं, और उसके बाद आपको यात्रा के लिए कोई साधन भी नहीं चाहिए। तो मेरे जैसे यात्रा लेखक के लिए बहुत हैरानगी की बात थी कि ऐसी भला कैसे कोई यात्रा हो सकती है कि आपकी जेब में कोई पैसा ना हो। और ये भी कहा गया कि भाई घर से मेवे भी मत रख के आना। हम भारतीय लोग बड़े शौकीन होते हैं, खाकड़ा फाकड़ा पराठे आम का अचार जब तक रख कर नहीं चलते हमें लगता है यात्रा हो नहीं सकती। तो हमारे साथ ये शर्त थी कि आपको कुछ भी रख कर नहीं लाना है, जेब में दमड़ी तो होनी ही नहीं चाहिए। अभी हम किस तरह से चलते हैं उसका उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मंगथनवा। मंगथनवा मतलब हम जहाँ भी जाएंगे मांगेंगे, गांव वालों से अनुरोध करेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम अपने राज्य को, अपने भूगोल को, अपने समाज को जानने के लिए निकले हैं। जब हम उनके साथ रात बिताएंगे, कभी वो झुग्गी होगी उनकी, कभी झोंपड़ी होगी, कभी कोई बड़ा घर होगा, कोई बाखली होगी, उनका दिया हुआ खाना खाएंगे। वो कैसे पानी लाते हैं, नौलों से, धारों से या कुओं से, कहाँ से पानी जुटाते हैं, उनका दिया हुआ पानी, उनका दिया हुआ खाना खाएंगे, उनके दिए हुए बिस्तरों पर सोएंगे, तो जानेंगे कि हमारे लोग कैसे जीते हैं। अगर कॉरपोरेट से पैसा ले लेंगे तो अपने लोगों को क्या खाक जानेंगे। तो ये एक वजह थी। और हैरानी की बात है कि पिछले 50 वर्षों से, 5 दशकों से ये छठी यात्रा जो संपन्न हुई बिना किसी कॉरपोरेट की स्पॉन्सरशिप के पूरी हुई। यात्रा में बहुत से बुजुर्ग थे, बड़े उम्रदराज लोग थे, बड़े अनुभव के पक्के लोग थे, लेकिन हम जैसे बहुत कच्चे लोग भी थे। उमेश मुझे यात्रा में दिखाई देते रहे, मैं इनके सोशल मीडिया को देखकर जानती रही। तो उमेश, मेरा आज आपसे ये सवाल है कि जब आपने 600 किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे उत्तराखंड के बहुत से पुराने ट्रेड रूट्स यहाँ से गुज़रते हैं, बहुत सी ट्रेल्स गुज़रती हैं और बहुत से पुराने पिलग्रिमेज रूट्स हैं। उनका क्या हाल था? उत्तराखंड की मौजूदा टूरिज़्म नीति के बरक्स अगर आप अपने पुराने इन धरोहरों को देखते हैं तो उन्हें कहाँ पाते हैं? अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अल्मोड़ा लिट फेस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि गिरदा की एक पंक्ति है, छानी खरीकों में धुआं लगा है, ओ दिगो लाली, मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी के गीला धुआं है, साग के छौका से गौ महका है, ओ दिगो लाली। तो मैं इसलिए यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ कि जो छानी खरीकों की जो दुनिया थी, हम इस पूरी यात्रा में उस दुनिया से गुजरे, और वो दुनिया, जैसा कि आपने कहा कि हमें अभी उत्तराखंड की जो पूरी पर्यटन की नीति है वो ज़्यादातर चारधाम पर्यटन से जुड़ी हुई नज़र आती है। और जोशीमठ से आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो आपको हेलीकॉप्टरों की ऐसी धुन सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, कर्कश ध्वनि, जो वहाँ की पंछियों की चहचहाहट को एकदम ख़त्म करती जा रही है। तो हमने जिस पर्यटन की नीति के बारे में सोचा है वो पर्यटन की नीति केवल और केवल धार्मिक पर्यटन को लेकर चलती है। उत्तराखंड का पर्यटन पैदल रास्तों का पर्यटन होना चाहिए, वो हेलीकॉप्टर का पर्यटन नहीं होना चाहिए। तो वो हाल जो है बेहतर करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। हम एक गांव में थे, मुंशियारी के बाद, बिरथी के बाद वो गांव था, और उस गांव में एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी जो मतलब लगभग 90 साल की रही होंगी। उनके पास हमारी एक गायत्री यहाँ बैठी हुई हैं, वो गई, और जब वो उनसे बात करने लगी तो मैं ये नोट कर रहा था कि उस महिला की आंखों में आंसू थे और वो बार बार उसके गालों को सहला रही थी। तो कितने समय से बच्चे घर नहीं आए और एक बूढ़ी औरत को उन्होंने अकेले छोड़ दिया। इसी तरह एक दूसरे गांव में गए, वहाँ एक औरत बैठी हुई हैं और उनके पूरे पैरों में इतने जख्म हैं कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो ये स्थितियाँ हैं बूढ़ी औरतों की। तो महिलाओं की स्थिति मुझे लगता है आज भी गांव में बहुत ख़राब है। जिन्होंने माइग्रेट कर लिया, जो बड़े शहरों में आ गई, तो वो लड़कों को रिजेक्ट कर रही हैं, लेकिन जो वहाँ रह गई हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हुई हैं, ये दुख के साथ कहना पड़ता है। तो हर्ष काफर जी, मैं अब आप तक आती हूँ। आप भी इस बार पहली दफ़े अस्कोट आराकोट यात्रा से जुड़े और पूरी यात्रा की आपने। आप क्यों आए इस यात्रा में? मुझे लगता है कि मैं परखने के लिए आया था खुद को, कि मैं कितना पहाड़ जानता हूँ, मैं अपने लोगों को कितना जानता हूँ, कैसे जानता हूँ, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, वो चाहते क्या हैं,
कहीं हम जो लिख रहे हैं वो उससे उसका कोई लेना देना ही तो नहीं है। ये एक बहुत लंबी यात्रा है, 1150 किलोमीटर की यात्रा है। तो मैं ये भी देख रहा था कि अगर दूर तक चलना है तो साथ तो चलना ही पड़ेगा हमको। अगर हमें बहुत नज़दीक जाना होता तो अकेले और तेज चल सकते थे हम। उत्तराखंड की इस बदलती तस्वीर को ये यात्री इस बार ही नहीं, पिछले 50 वर्षों से समेट कर ला रहे हैं। अपनी निगाहों से जो देखते हैं, अपनी स्मृतियों में जो कैद करते हैं, तो वास्तव में इनके पास जो खजाना है वो शायद सरकार के दस्तावेज़ों में भी बहुत कम है, क्योंकि ये साल दर साल उसको बहुत करीब से जाकर देखते हैं। एक तरह से ये सर्वेयर हैं। और चंदन डांगी जी से मैं आपको अब एक दफ़ा परिचय करा चुकी हूँ, उनके पास आपको ले जा रही हूँ अब फिर से, क्योंकि चंदन डांगी जी हमारे देश की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में उद्यमिता की तस्वीर पिछले कई वर्षों में किस तरह से बदली है, रोजगार की क्या स्थिति है, क्या हमारे युवा आज भी पलायन करते हुए गांव को वीरान कर रहे हैं या कुछ लौट रहे हैं या कुछ अपने से जुटा रहे हैं, ये उनकी आंखों देखी हम उनसे सुनते हैं। 2004 में मैंने पहली यात्रा शुरू की। हालांकि मैं इसके बारे में परिचित था और क्योंकि नई नई मल्टीनेशनल कंपनी में काम था तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आप निकालेंगे वक्त, लेकिन निकाला। और जो उद्यमिता का रूप है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान राज्य है, वैसे तो देश ही पूरा कृषि प्रधान है, लेकिन अभी उत्तराखंड की स्थिति में यह है कि प्रधान ही प्रधान है और कृषि जो है वो बानरों और गुणियों के हवाले कर दी है। 1998 में एक उत्तराखंड की प्रतिभाओं का संकलन करने का मैंने ठाना और उसमें ध्येय यही था कि जो हमारे प्रदेश के, हमारे गाँव के उद्यमी हैं, क्या वो खोजे जा सकते हैं और उनकी कहानियाँ कैसी होंगी, उन्होंने कैसे शुरू किया होगा। और ये ठीक रहा। करीबन 28 महीने खोज करने के बाद कई लोग मिले और तब से ये पता लगा कि जो यहाँ पैदा होता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है और फिर वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाता है, इसके लिए उसके जितने भी आइडियाज़ हैं, जितनी भी उसकी मेहनत है, वो धरी की धरी रह जाती है। तो उस प्रतिभा के, उस प्रकाशन के माध्यम से मैं स्कूलों में जाता था और ये यात्राएं करता था। और ये जो अस्कोट आराकोट की यात्रा है, इसने जो है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, एक रिकॉग्निशन दे दी। आज के इस सत्र में आपने जो भाग लिया उसकी एक छोटी सी लर्निंग यही है कि हम जो यात्री जो कई कई दिनों तक बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजरते हैं और कुछ ना कुछ अध्ययन ज़मीन से जुड़ा हुआ लेकर आते हैं, उस पर एक बार गौर फरमाएं और अपने अपने स्तरों पर आप जो भी कर सकते हैं, अपने अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर जो भी दबाव डाल सकते हैं वो डालें। और अस्कोट आराकोट अभियान तो हमेशा हमेशा जारी रहेगा।